गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 9th स्टैंडर्ड का 9th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है पर्यावरण व्यवस्थापन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है जलवायु, वेदर। किसी स्थान पर निश्चित समय पर वातावरण की स्थिति को जलवायु कहते हैं। क्या बताया इसके अंदर, कोई भी निश्चित समय में जो वातावरण रहता है उन और उसका स्थिति जो रहता है उसको जलवायु कहा जाता है। वातावरण की यह स्थिति जलवायु के विविध घटकों पर निर्भर होती है। जलवायु की स्थिति की निश्चित करने के लिए उनके घटक उत्तरदायी होते हैं। जलवायु मतलब जलवायु जो रहता है वो उसके उनके जो घटक रहते हैं उसके अंदर जो घटक रहते हैं उसके ऊपर डिपेंड रहता है। उनके घटक के ऊपर हमें पता चलता है सो वो जलवायु किस प्रकार का है। हम बहुधा आज बहुत ठंड है, आज बहुत गर्मी है, इन वाक्यों में अपने स्थान की जलवायु के विषय में अपना मत व्यक्त करते हैं। ठीक है, क्या बताया यहाँ पे, आज ठंडा है या गर्मी है, ये सब जो रहता है ये हम लोग जलवायु के बारे में बताते हैं। जलवायु या हवा की उस समय की स्थिति पर निर्भर करती है जिस प्रदेश में जलवायु के विविध घटकों की दैनिक स्थिति की कई वर्षों तक निरीक्षण व मापन करने विशिष्ट कालावधि में निकाला गया औसत उस प्रदेश की जलवायु होती है। वातावरण की दीर्घकालीन स्थायी स्थिति को जलवायु कहते हैं। क्या बताया इसके अंदर, लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट डेफिनेशन बताया, वातावरण की दीर्घकालीन स्थायी स्थिति में। ठीक है, जो जिसका मतलब जैसे कि तुम्हारा हिम प्रदेश होता है तो वहाँ पे सब ठंडी रहता है। ठीक है, वहाँ का जलवायु जो ठंडा ही रहता है। फिर गर्मा जो रहता है वहाँ पे गर्मी का जो इलाका रहता है वहाँ पे हमेशा जो जलवायु रहता है वो गर्मी रहता है। तो दीर्घकालीन तक मतलब लेट समय तक जो स्थायी स्थिति रहता है उसको ही उधर का जलवायु कहा जाता है। जलवायु के घटक यहाँ पे बताए गए। ठीक है, 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। क्या बताया, तापमान, वातावरण ताप, सूर्य प्रकाश, बादल, आर्द्रता, वृष्टि और दृश्यमानता। ठीक है, ये 7 पॉइंट है जलवायु के घटक है। ये सब घटक से ही पता चलता है हमें तो जलवायु किस प्रकार का है। ठीक है, आगे उसके परिवर्तन देखेंगे। जलवायु में परिवर्तन, चेंज इन वेदर। क्या बताया इसके अंदर, जलवायु हमेशा नहीं बदलती, वह किसी एक प्रदेश में दीर्घकाल के लिए एक जैसी होती है। इससे हमें यह स्पष्ट होता है कि हवा का संबंध निश्चित स्थान व निश्चित समय से होता है जबकि जलवायु का संबंध बड़े प्रदेश व दीर्घ कालावधि से होता है। क्या होता है इसके अंदर, जलवायु हमेशा नहीं बदलता, वो लेट समय तक एक ही जैसा रहता है। लेकिन जब भी जैसे कि मतलब उसके निश्चित स्थान या समय में अगर परिवर्तन थोड़ा सा हुआ तो जलवायु जो रहेगा उसका जो चेंज रहेगा वो जलवायु की वजह से होएगा, उसके घटक की वजह से होएगा। हवा में अल्पकाल में बदलाव होता है तो जलवायु में बदलाव के लिए दीर्घकाल लगता है। क्या बताया इसके अंदर, अगर अल्पकाल मतलब तुरंत कुछ अगर बदलाव हुआ तो जलवायु में बदलाव होने के लिए टाइम लगता है। धीरे धीरे वो सब बदलाव होते होते फिर जलवायु के अंदर बदलाव होएगा। मतलब ये सब जो घटक है वो धीरे धीरे सबके अंदर बदलाव होगा, उसके बाद फिर जलवायु बदलता है। जलवायु की हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारी अन्न, वस्त्र, निवास, इन प्राथमिक आवश्यकताओं तथा विविध व्यवसायों पर जलवायु का परिणाम होता है। क्या होता है यहाँ पे बताएं, सो अन्न, वस्त्र या निवास जो हमारी प्राथमिक आवश्यकता है, ठीक है, वो सब जो रहता है वो और दैनिक जो जीवन रहती है वो सब जलवायु के ऊपर डिपेंड रहता है। जलवायु चेंज हुआ तो ये सब भी हमारा जो चीज़ रहेगा उसके अंदर कुछ थोड़े फोर डिफरेंसेस आएंगे। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए जलवायु अधिक महत्वपूर्ण है। विमान का रनवे बनाना, बंदरगाह निर्मित बड़े पुल बनाना व गगनचुंबी इमारत बनाना जैसी योजनाओं में जलवायु के विविध घटकों जैसे हवा की दिशा, गति, तापमान व हवा का दाब इत्यादि मुद्दों का विचार किया जाता है। क्या होता है जलवायु जो रहता है मतलब जैसे कि क्या क्या होता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तुम्हारा विमान का रनवे बनाना, फिर बंदरगाह निर्मित करना, बड़े पुल बनाना या गगनचुंबी जो बड़े बड़े इमारत रहते हैं वो बनाना। तो ये सब बनाने के लिए पहले सबसे पहले जलवायु को चेक करना पड़ता है, उसके जो घटक है उसको चेक करना पड़ता है, उसकी दिशा, गति या तापमान जो रहता है या दाब कितना रहता है, ये सब जो उसके घटक रहते हैं उसके ऊपर पहले निरीक्षण करना पड़ता है। उसके बाद ही फिर उसको मतलब अगर बरोबर सब रहा तब जाके ये सब चीज़ हम लोग वहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या दिया यहाँ पे, विचार कीजिए और चर्चा कीजिए। क्या दिया यहाँ पे, मानव की प्रगति जलवायु व भौगोलिक अनुकूलता से जुड़ी है। सदियों में मौसम के अनुभव के आधार पर मानव ने अपनी समय सारणी बनाई है। ठीक है, जो मतलब मौसम है उसके हिसाब से अपनी समय सारणी बनाई थी। जैसे कि 4-4 महीने का तुम्हारा 12 महीने का एक साल होता है तो 4-4 महीने का, तो 4-4 महीना जो है तुम्हारा तीनों ऋतु जो मेन ऋतु दिए है उसके ऊपर बताया। तो वही बताया, समय या मौसम, सदियों या मौसम जो रहता है ये वायु के ऊपर ही डिपेंड रहता है, मतलब समय के ऊपर ही डिपेंड रहता है, मौसम के ऊपर। जलवायु की खेती के उत्पादन पर होने वाले परिणाम का ध्यान रखकर जलवायु का अध्ययन करना वैज्ञानिक के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, अभी आगे कहते हैं जलवायु जो रहता है उसको अध्ययन पहले करके उससे ही हम लोग जो खेती करते हैं वो उसके हिसाब से ही करते हैं। ऐसा नहीं कि गर्मी के टाइम
टाइम पे जो उपजता है वो ठंडी के टाइम पे उपजा देंगे, और जो ठंडी के टाइम पे उपजता है वो गर्मी के टाइम पे उपजा देंगे। दिन विशेष में क्या होता है, 23 मार्च इस दिन को वैश्विक मौसम दिन के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट दिया डब्बे में, वो आएगा इंपॉर्टेंट है, फिर इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। 23 मार्च इस दिन में वैश्विक मौसम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट ऑफ द क्लाइमेट फॉर द लिविंग वर्ल्ड, सजीव जगत में जलवायु का महत्व क्या दिया है वो यहाँ पे पॉइंट्स बताए थोड़े बहुत। क्या दिया पहला पॉइंट में, दैनिक तथा दीर्घकालीन जलवायु व जलवायु का मानवीय जीवन पद्धति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। भूपृष्ठ, जलाशय, वनस्पति व प्राणी मिलकर पृथ्वी पर प्राकृतिक पर्यावरण तैयार करते हैं। यह पर्यावरण सजीवों के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। क्या होता है इसके अंदर, दैनिक या दीर्घकालीन जलवायु या जलवायु व जलवायु का मानवीय जीवन में जो पद्धति रहता है, ठीक है, मतलब जो यूज़ करते हैं उसका, जलवायु का यूज़ करते हैं, उसका प्रभाव हम लोग के ऊपर पड़ता है। ठीक है, चाहे वो मतलब जल का चीज़ रहे या वनस्पति रहे या प्राणी रहे। ठीक है, प्रकृति मतलब पृथ्वी पे जो जो सजीव है सबके ऊपर उसका क्या बोलते हैं पद्धति, मतलब जलवायु का जो पद्धति रहता है उसका परिणाम होता है। फिर दूसरा पॉइंट कह दिया, किसी प्रदेश के लोगों का आहार, पोषक, घर व्यवस्था चयन करने में जलवायु सहायक होती है। उदाहरणार्थ कश्मीर तथा राजस्थानी लोगों को विशेषतापूर्ण रहन सहन। क्या होता है, किसी प्रदेश मतलब हर एक प्रदेश का जो आहार या पोषक या उसका जो घर मतलब व्यवस्था या रहने सहने का जो ढंग रहता है वो सबका अलग अलग रहता है। जैसे कि उदाहरण के हिसाब से कह दिया, कश्मीर और राजस्थानी लोगों का विशेषतापूर्ण रहन सहन जो रहता है वो अलग रहता है, या पहनावा या घर जो रहता है वो सब अलग अलग सबका रहता है। तीसरा पॉइंट कह दिया, समुद्री जल की लवणता, क्षारता, सागर प्रवाह की निर्मित व जल चक्र की निर्मित, ये सभी बात मौसम व जलवायु के विविध घटकों के संबंधित होता है। ठीक है, अभी जो तुम लोग को पता रहेगा, थोड़े दिन पहले तुम महाराष्ट्र में भी आया था, फिर बंगाल में तो और उड़ीसा में आते रहता है। ठीक है, जो चक्र रहता है, तो ये सब जो रहता है ये सब जलवायु के ऊपर, मौसम के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, तो ये सब पहले साइंटिस्ट पहले सब देखते रहते हैं। तो ये सब किसके ऊपर डिपेंड रहता है, समुद्र जल की लवणता, क्षारता और सागर प्रवाह, ये सब जो निर्मित, इस सब से जल चक्र निर्मित होता है। ठीक है, तो ये सब जो रहता है ये सब जलवायु के से ही हमें पता चलता है। फिर यहाँ पे चौथा पॉइंट कह दिया है, भूपृष्ठ के आवरणों में स्थिति चट्टानों का क्षरण कार्य जलवायु के विविध घटकों द्वारा होता है। क्या होता है, भूपृष्ठ आवरण में स्थित चट्टानों, जो नीचे चट्टान रहते हैं उसके ऊपर जो बारिश का पानी गिरता है तो क्षरण होता है। तो ये सब भी जो रहता है जलवायु के विविध घटकों द्वारा ही संभव होता है। मिट्टी की निर्मित तथा विकास में जलवायु की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। क्या होता है, मिट्टी का मतलब जो निर्मित होती है विकास के अंदर। ठीक है, तुम लोग को पता है 1000 साल में, सॉरी हजार साल में 1 सेंटीमीटर जो तुम्हारा ये निकलता है मिट्टी का ये बनता है, तो वो सब भी जो रहता है जलवायु के ऊपर डिपेंड रहता है। फिर छठा पॉइंट कह दिया यहाँ पे, मिट्टी में रहने वाले जीवाणुओं का कार्बनिक द्रव्यों की निर्मित से महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह प्रक्रिया जलवायु के विविध घटकों पर निर्भर होता है। ठीक है, मिट्टी से रहने वाले जो जीवाणु रहते हैं कार्बनिक द्रव्य की निर्मित करते हैं। ठीक है, मिट्टी में जो रहने वाले जीवाणु रहते हैं वो कार्बनिक द्रव्य की निर्मित करते हैं, और ये कार्बनिक द्रव्य जो रहता है वो बाद में पेड़ पौधे से वो उनका आहार के रूप में लिया जाता है, फिर बाद में उसको शाकाहारी प्राणी खाते हैं। ठीक है, तो ऐसा जो प्रकृति जीवन चक्र या अन्न चक्र जिसे कहेंगे वो चलता है, तो उस सब में भी जलवायु जो रहते हैं उसके घटक उसके अंदर निर्भर रहते हैं। ठीक है, उसके कारण ही ये सब आसान हो पाता है। इस प्रकार ऊपर दिए गए तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि वातावरण में जलवायु शास्त्र का अध्ययन मानवीय जीवन के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। क्या होता है इसके अंदर, ये सब ऊपर से मतलब जलवायु बहुत मतलब यूज़फुल रहता है। ठीक है, या उसका जो चीज़ रहता है बहुत महत्वपूर्ण रहता है, तो उसका जो शास्त्र या उसका पढ़ाई करना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया मानवीय जीवन के लिए। फिर आगे कह दिया है, किसी स्थान की जलवायु निश्चित करते समय इससे पूर्व अध्ययन किए हुए जलवायु के विविध अंगों का अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है, क्या होता है, किसी स्थान का जलवायु जब मतलब निश्चित करते हैं या मतलब तय करते हैं, तो उससे पहले उधर का पहले जलवायु कैसा था। ठीक है, उसके जो मतलब अलग अलग घटक या अलग अलग अंग है उसको पहले निश्चित में पहले उसका पढ़ाई करना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है, उसके बाद फिर हम लोग दर्शा सकते हैं उसका जलवायु कैसा रहेगा। इनका निरीक्षण दर्ज करने के लिए विश्व के बहुत से देश ने जलवायु विभाग का स्थापन की है। इन वेधशाला इस कहते हैं। क्या होता है इसके अंदर, जो मतलब इनका जो अध्ययन करते हैं, ठीक है, जलवायु का जो अलग विभाग बनाया गया है जो इनका अध्ययन करते हैं उसको वेधशाला कहा गया है। यह वेधशाला आधुनिक यंत्र सामग्री व उपकरण का सुसज्जित होते हैं। ठीक है, वेधशाला जो रहते हैं उसके पास आधुनिक मतलब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज मशीनें होते हैं जिससे वो लोग आराम से इसको पता लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब आराम से समझ सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं जलवायु का। फिर आगे दिया है,
वर्तमानकालीन जलवायु की स्थिति का विगतकालीन जलवायु के संदर्भ में विश्लेषण करने पर भविष्यकालीन बदलाव का अनुमान लगाया जा सकता है, परंतु जलवायु वातावरण के विविध घटकों का सम्मिश्रित स्वरूप होने के कारण उसके बारे में अनुमान लगाता बहुत ही जटिल है। क्या बताया इसके अंदर, वर्तमानकालीन जलवायु की स्थिति में या विगतकालीन, ठीक है, पहले का या अभी का या बाद का जो आने वाला है, ठीक है, उसका विश्लेषण करना हमें, मतलब इसका जो विश्लेषण करना है वो हम लोग इससे पता लगा सकते हैं। सो आज ऐसा है तो बाद में भविष्य में कैसा रहेगा, या मतलब पहले कैसा था और अभी कैसा है, जो चेंजेस हुआ है तो उससे हम पता लगा सकते हैं। सो भविष्य में वो कैसा रहेगा वो घटक के हिसाब से, ठीक है। लेकिन आगे क्या दिया है, सम्मिश्रित स्वरूप होने के कारण, ठीक है, सम्मिश्रित स्वरूप मतलब जो अभी चेंजेस है वो फटाफट हो रहा है तो हम लोग उससे पता लगा सकते हैं। सो आगे जो मतलब उसका जो अनुमान लगाना है वो बहुत जटिल है, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। किसी जगह की जलवायु धीरे धीरे व मर्यादित स्वरूप में बदलती है तो वह बदलाव का अनुमान लगाना आसान है, परंतु जिस जगह जलवायु में होने वाले बदलाव जटिल व परस्परावलंबी होते हैं तथा शीघ्रता से बदलते हैं तो बदलाव का अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। क्या बताया इसके अंदर, जिसके मतलब मर्यादित, मतलब जो पैटर्न के हिसाब से, जैसे कि आज 10 डिग्री, मतलब ऐसे जस्ट इमेजिन करता रहो, मतलब आज 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा अगर तापमान तो कल 10 डिग्री कम हुआ, फिर परसों वापस 10 डिग्री बढ़ा फिर कम हुआ, तो ऐसे जिसके अंदर चलता रहता है मर्यादित, धीरे धीरे मतलब होता है तो उसका अनुमान लगाना सही रहता है, मतलब अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन जिसके अंदर जलवायु जो रहता है वो उसका बदलाव कभी ज़्यादा होता है तो कभी कम होता है, ठीक है, जिसका हम लोग पता नहीं लगा सकते तो उसका अनुमान लगाना भी बहुत कठिन हो जाता है। फिर आगे दिया है मौसम विज्ञान, मेट्रोलॉजी में मौसम विज्ञान के अंदर क्या दिया है, हवा के विभिन्न घटक, प्राकृतिक चक्र, पृथ्वी की भौगोलिक हलचल और इन सभी के परस्पर संबंधों का अध्ययन तथा विश्लेषण करने के शास्त्र को मौसम विज्ञान कहते हैं। क्या होता है, हमें विभिन्न घटक, मतलब जो जलवायु के विभिन्न घटक है या प्राकृतिक चक्र या पृथ्वी के भौगोलिक हलचल, पृथ्वी के नीचे, ठीक है, पृथ्वी का भौगोलिक हलचल मतलब नीचे या ऊपर अगर कुछ भी हुआ तो ये सब का अगर संबंध लगा के इसका सबका अध्ययन करना और विश्लेषण करना, ये जो काम जो करता है उसको मौसम विज्ञान या मौसम विभाग कहा जाता है, ठीक है। इसमें जलवायु संबंधित तूफान, बादल, वृष्टि तथा बिजली के कड़कड़ाहट तथा अन्य अनेक घटकों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जलवायु, तूफान या बादल, ठीक है, या जो बाढ़ आने वाला है, बिजली कड़कड़ाते, सब का अनुमान पहले ही हम लोग लगा सकते हैं। इसके आधार पर भविष्यकालीन जलवायु संबंधित अनुमान लगाए जाते हैं, ठीक है। जो अभी मतलब ये आने वाला है, जैसे कि हम लोग को पहले ही बोल देते हैं, रेड अलर्ट कर देते हैं, तो इधर इतना बारिश गिरने वाला है या क्या बोलते हैं इधर तूफान आने वाला है, तो ये सब जो रहता है ये सब मौसम विज्ञान के हिसाब से ही हम लोग को पहले ही पता चल जाता है, ठीक है। भविष्य में जो होने वाला है, घटित होने वाला है, बहुत ज़्यादा दूर का नहीं लेकिन थोड़ा पास का, वो हम लोग को पता चल जाता है। इसके उपयोग सामान्य जनता, किसान, मछुआरे, विमान सेवा, जल यातायात और विभिन्न स्थानों को होता है, ठीक है। इसका उपयोग मतलब इसका जो अच्छा रहता है वो किस किस को होता है, सामान्य जनता हम लोग को भी होता है, किसान लोग को भी होता है, मछुआरे या विमान जो चलाते हैं या आने जाने का जो पहले प्लान बनाए रहते हैं उससे भी हम लोग उसका मतलब पोस्टपोन या फटाफट जल्दी कर सकते हैं। फिर आगे क्या दिया है, स्थानों के कार्य के अंदर क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से 23 मार्च 1950 को विश्व जलवायु शास्त्र संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन संस्थान की स्थापना की गई थी, ठीक है। वर्ल्ड, इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का बोल रहे हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व जलवायु शास्त्र संगठन 23 मार्च 1950 को इसका संस्थान का स्थापना की गई थी। इस संस्थान का कार्य अणुसुरक्षा, जल व्यवस्थापन, यातायात के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, ठीक है। इसका जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग था वो क्या था, अणुसुरक्षा, फिर जल व्यवस्थापन, फिर यातायात में जो प्रॉब्लम होता है वो सबको ध्यान में रखते हुए, सब 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर को रखते हुए ये विश्व जलवायु शास्त्र संस्थान बनाया गया था। फिर आगे कहते हैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के साथ इंटरनेट में अलग अलग, ठीक है, ये जो कैंसिल किया तुम लोग को, WMO आया है, TMNO, ये आगे क्या दिया है, भारतीय मौसम विभाग, ठीक है, वो सब जो थे पूरे मौसम विभाग थे, अभी भारत इंडियन के अंदर बताया, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का बताया। शिमला में भारतीय जलवायु विभाग स्थापना 1875 में ब्रिटिश ने की थी, ठीक है। हम लोग के अंदर जो इंडिया के अंदर की थी वो 1875 में ही हो गया था, लेकिन ब्रिटिश ने ये स्थापना की थी। इस संस्थान का प्रमुख कार्यालय पुणे में, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नागपुर और दिल्ली के इनके प्रादेशिक कार्यालय है, ठीक है। मेन जो इंपॉर्टेंट या मेन कार्यालय बोलेंगे, ऑफिस बोलेंगे, वो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नागपुर में और पुणे में बनाए गए।
हर दिन की मौसम की स्थिति दर्शाने वाले मानचित्र बनाए जाते हैं। हर 24 घंटे में 2 बार ऐसे मानचित्र बनाकर प्रसारित किए जाते हैं। ठीक है, तभी तुम लोग जो न्यूज़ चैनल में सुबह सुबह देखते रहेंगे। ठीक है, सुबह रहता है और एक शाम को रहता है। ठीक है, तो 24 घंटे में से 2 क्या बोलते हैं मौसम विभाग से मानचित्र बनाते हैं और वो हम लोग को दिखा दिखाए जाते हैं। सुबह सुबह न्यूज़पेपर में भी रहता है। ठीक है, और जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता तो न्यूज़ चैनल में भी वो रहता है। यह जलवायु की जानकारी पाने के लिए लगने वाले उपकरण रेडार की सहायता से जलवायु संबंधित व्यक्त किए गए अनुमान, भूकंप माप के संबंधित जलवायु के अनुमान, वर्षा के संदर्भ में लगाए जाने वाले अनुमानों के लिए उपग्रहों की सहायता से जलवायु का अनुमान, वायु प्रदूषण जैसे विषयों पर निरंतर संशोधन किया जाता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे जलवायु का अनुमान या वर्षा ये संदर्भ में, या मतलब जो बिजली कड़कने वाली है, भूकंप आने वाला है, तो ये सब का जो अनुमान है ये मतलब दूसरे उपकरण रेडार ये सब की सहायता से इसकी पहले ही जांच की जाती है और पता लगाया जाता है। फिर आगे कह दिया है भारतीय जलवायु विभाग की ओर से विमान उड़ना विभाग, नौकायन विभाग, खेती, जल संसाधन, समुद्र के तेल संशोधन तथा उत्पादन करने वाले संस्थानों की जानकारी दी जाती है। ठीक है, मतलब जो पानी में रहते हैं या जो पानी के तटीय जगह के नज़दीक रहते हैं, ठीक है, या उड़ान जो ऊपर से उड़ते बिड़ते हैं, तो वो लोग को पहले ही ये सबसे जलवायु विभाग, पहले भारतीय जलवायु विभाग रहते हैं उनको पहले ही सूचित कर देते हैं। सो ऐसा मौसम है। ठीक है, तो तुम लोग पहले से ही अलर्ट हो जाओ, जो है उधर वो पहले वहाँ से साइड हो जाओ। तूफान, रेतीले तूफान, मूसलाधार बारिश, लू और शीतलहर, सुनामी जैसे अन्य संकटों की पूर्व सूचना विभागों को तथा सभी संचार माध्यमों और सामान्य नागरिकों तक पहुंचाई जाती है। ठीक है, तो वहीं तक नहीं, सिर्फ सामान्य नागरिक तक भी वो लास्ट तक पहुंच जाता है। मतलब जिनको हानि होने लगता है वहाँ तक सब चीज़ बात पहुँचाई जाती है। इसके लिए उच्च तकनीक के सुसज्ज कई उपग्रह भारत देश ने अंतरिक्ष में छोड़े, उनमें प्राप्त होने वाले जानकारी का पृथक्करण का या विश्लेषण करने हेतु भारत में विभिन्न संस्थानों को वेधशालाएं बहुत अच्छा कोटि का कार्य कर रही हैं। ठीक है, क्या होता है जो क्या बोलते हैं उपग्रह जो है भारत ने छोड़ा है, भारत उससे हमें पहले दूर दूर तक सब चीज़ पता चल जाता है। जैसे दूर से अभी इतना है तो धीरे धीरे जब नज़दीक आएगा तो वो कितना बड़ा या कितना मतलब खतरनाक हो सकता है, तो इसका पहले ही वो लोग जानकारी कर लेते हैं और बाद में हम लोग तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे बताया गया। फिर आगे दिया है मानसून का प्रारूप और मौसम का अनुमान, मानसून मॉडल एंड द वेदर प्रेडिक्शन। क्या बताया इसके अंदर, भारत में मानसून संबंधित जलवायु में अनुमान लगाना है की परंपरा 100 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। सन 1877 के अकाल के पश्चात IMD के संस्थापक HF बेलेनफोर्ड ने 1884 में हिमाचल की हिमवृष्टि इस घटक के ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम इस प्रकार अनुमान लगाया था। 1930 के दशक में IMD के तत्कालीन संचालक पर गिलबर्ट वॉकर ने विश्व भर के विभिन्न जलवायु विज्ञान के घटकों और स्थानीय मानसून का संबंध अतिरेकित किया तथा उन्होंने उपलब्ध प्रेक्षण तथा पुराना पाठों के आधार पर आने वाले मानसून कैसे होगा इसका अनुमान प्रतिपादित किया। क्या बताया इसके अंदर, भारत मानसून जब ना 1877 में सबसे पहले जो अकाल आया था, ठीक है, उसके बाद जब IMD के संस्थापक HF बेलेनफोर्ड थे 1884 में, उन्होंने मतलब ये सब पे ध्यान किया। ठीक है, घटक सब पे ध्यान रखते हुए सर्वप्रथम प्रकार में अनुमान लगाया कि 1930 में के दशक में भी ऐसे मतलब हो सकता है। तो गिलबर्ट वॉकर ने ये विश्व में जलवायु विज्ञान का घटक जो था वो सब जगह मानसून उसको थोड़े थोड़े जो पार्ट थे सबको समझाया और सब जगह ये बनाना चालू किया। ठीक है, उसके ऊपर जो चीज़ थे मतलब औजार बनाने, मशीन वो भी चालू किए बनाने का। और 1990 के दशक में डॉक्टर वसंत गोवारिकर ने नेतृत्व के विश्वभर को मौसम संबंधित 16 घटकों पर आधारित मानसून का प्रारूप बनाया। ठीक है, 1990 में डॉक्टर जो वसंत गोवारिकर थे उन्होंने 16 घटक ऐसे आधारित किए जिसके कारण मानसून का मतलब मानसून के प्रारूप थे या मतलब मॉडल था वो बनाना तैयार किया। उससे हम लोग मतलब पता चला कि कैसे हम लोग मानसून को पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते, पहले ही समझ सकते हैं। और 1990 से 2002 तक यह प्रारूप उपयोग में लाया जाता था। ठीक है, मतलब 2002 तक ही है इसका प्रारूप लाया जाता था, इसका उपयोग किया जाता था। बाद में फिर चेंजेस हुआ। क्या दिया इसके अंदर, डायनामिक गणितीय मॉडल। क्या दिया इसके अंदर, जलवायु की वर्तमान गतिविधि तथा उनमें चल रही भौतिक प्रक्रिया का अंदाज लगाकर
संख्यात्मक प्रारूप द्वारा अनुमान लगाया जाता है। जलवायु के वर्तमान प्रेक्षण का उपयोग कर परम संगणक की सहायता से गणितीय प्रक्रिया की जाती है। गणितीय प्रकार के प्रारूप दैनिक भौगोलिक घटनाओं से आधारित मानसांख्यिकीय तकनीक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। क्या होता है इसके अंदर, भौगोलिक घटना से मतलब महीने महीने से मतलब पता लगा के वो पूरे साल भर का हम लोग पता लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब उसका जो सब चीज़ रहता है वो सब नोट डाउन करते करते हम लोग बाद में तक यूज़ कर सकते हैं उसका। फिर आगे क्या दिया है, आज IITM की ओर से नए प्रारूप बनाए जा रहे हैं। वर्तमान प्रारूप को अधिक उपयुक्त बनाने, कुछ नए प्रारूप तथा तकनीक विकसित करने से दोनों स्तर पर काम चल रहा है। इसलिए रेडार व्यवस्था, उपग्रह तंत्रज्ञान में विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जब 2002 तक ये सब IITM IDM जो थे उनका उपयोग करके इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसके बाद अभी आगे और नए मतलब चीज़ तकनीक जो है वो उसको विकसित कर रहे। ठीक है, तो वो पहले जो था उसको भी कैसे मतलब अच्छा बनाए और नया नया तकनीक कैसे लाए, दोनों के ऊपर काम चल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए रेडार व्यवस्था और उपग्रह जो तंत्रज्ञान है इसके ऊपर भी विकास दोनों चल रहा है। आगे क्या दिया, इसे सदा ध्यान में रखो। क्या बताया यहाँ पे, कोई भी जलवायु विषयक प्रारूप उसमें उपयोग के लाए जाने वाले घटक और मॉडल से अपेक्षित परिणामों के परस्पर संबंध पर निर्भर होता है। यद्यपि समुद्र और वातावरण में यह परस्पर संबंध हमेशा एक जैसा न रहने के कारण जलवायु विज्ञान प्रारूप में उसके अनुसार सातत्यपूर्ण परिवर्तन लाने पड़ते हैं। क्या होता है इसके अंदर, कोई भी जो जलवायु विषयक या प्रारूप बनाए गए थे, ठीक है, मॉडल बनाए गए थे, उसके परिणाम या उसके परस्पर निर्भर नहीं रह सकते। ठीक है, उसको आगे आगे नए नए डेवलप करना पड़ता है। ठोस कचरा व्यवस्थापन, ठीक है, समय की मांग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो बताया इसके अंदर। आपकी कक्षा के कूड़ेदान में जमा हुए कचरे का निरीक्षण कीजिए, उसमें कौन कौन से पदार्थ है उसकी सूची बनाइए, उसमें कचरे का योग्य व्यवस्थापन कैसे किया है जा सकता है उसके बारे में शिक्षकों से चर्चा कीजिए। क्या अपने घर में कूड़े में ऐसा व्यवस्थापन किया जा सकता है, इस पर विचार कीजिए। ठीक है, तुम्हारे यहाँ पे जो क्या बोलते हैं सॉलिड वेस्ट है उसको कैसे मैनेज करेंगे, सूखा कचरा है, ठीक है, उसको कैसे मैनेज करेंगे वो यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ दिए, देखो यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे पहले अभी ऐसा नहीं रहता था। ठीक है, अ के अंदर पहले ऐसा कचरा फेंका जाता था, अभी ब के अंदर ऐसा कचरा नहीं रहता है। तो वहीं यहाँ पे दिया है छायाचित्र और ब का नीचे दिए गए दोनों छायाचित्र 9.2 और ब में कौन सा मुख्य अंतर दर्शाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा अंतर दर्शाया जाता है, पहले अ के अंदर कचरा पूरा ऐसे ही फेंका हुआ है रोड के बाजू में, ब के अंदर नहीं फेंका गया। छाया चित्र ब में दिखाई गई स्थिति को यथावत रखने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका यहाँ पे दिया है मानव के प्रतिदिन की विविध कृति से उनके निरुपयोग पदार्थ तैयार होते हैं जिन्हें ठोस कचरा कहते हैं। अगर हम योग्य पद्धति से कचरा का व्यवस्थापन करें तो यह अपशिष्ट पदार्थ ऊर्जा का मूल्यवान स्रोत बन सकता है। ठीक है, बताया इसके अंदर, अगर इसका अच्छे से उपयोग करें, ठीक है, निरुपयोगी जो चीज़ है उसको अच्छे से अगर रखें तो उसका एक अलग चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वेस्ट से कुछ बेस्ट बना सकते हैं। आज की परिस्थिति में संपूर्ण विश्व में समक्ष ठोस कचरा एक बड़ी समस्या बन गई है, जिससे पानी व जमीन दोनों ही प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, पानी और जमीन, पानी भी मतलब पानी भी रुक जाता है, ठीक है, बराबर से बहाव नहीं होता है, और ज़मीन भी रुक जाता है, उसके अंदर नीचे का जो गैसेस है वो ऊपर नहीं आ पाते, वो दूसरे जो चीज़ रहता है ठोस कचरा उससे रुक जाता है। तो नीचे की चीज़ नीचे रहती है, ऊपर की चीज़ ऊपर ही रहता है, बराबर से वो सर्कल नहीं घूमता है। ठीक है, चक्र नहीं घूमता, जिससे पानी और जमीन दोनों ही प्रदूषित हो रहे। ठोस कचरा आर्थिक विकास, पर्यावरण क्षति व आरोग्य समस्याओं की दृष्टि में एक गंभीर समस्या बन गया है। इस कारण हवा, पानी व जमीन प्रदूषित हो रहा है तथा प्राकृतिक व मानव अधिवास के लिए बड़ा संकट निर्माण हो सकता है। ठीक है, यह हो गया है। आगे क्या बताया यहाँ पे, प्रति दिवस कचरा निर्मिति, देखो यहाँ पे भी दिखाया गया कितना होता है। राज्य में प्रमुख महानगरों का निर्माण होने वाला ठोस कचरा, ठीक है, मतलब ठोस कचरा मतलब सूखा कचरा जो रहता है वो इस प्रकार से मुंबई लगभग, ठीक है, मुंबई के अंदर लगभग 5000 टन, ठीक है, एक टन मतलब 100 किलो होता है, तो यहाँ पे 5000 टन मतलब कितना होएगा 5100, ठीक है, किलो इतना तुम लोग का मुंबई में लगभग निकलता है। पुणे में लगभग 1700 टन मतलब 1700 नहीं, सॉरी और 2 जीरो आ जाएगा, मतलब यूनिट 10 100,000
10,000 लाख, 1,07,000 किलो, ठीक है। यहाँ पे 1,07,000 किलो, यहाँ पे 5 लाख किलो, इतने इतने। और नागपुर में लगभग 900 टन, मतलब 90,000 इतना किलो तुम्हारा कचरा सिर्फ 3 महानगर पालिका से ही निकलता है, ठीक है। महानगरों से मुंबई और पुणे और नागपुर, अगर तीनों का अगर से मिला दिया तुम लोग का इतना कचरा जो रहता है वो निकलता है। उसलिए 26 जुलाई 2005 में मुंबई में बाढ़ की विकस समस्या उत्पन्न हुई थी, ठीक है। सब जगह जो था यहाँ पे अटक गया था, इसलिए 26 जुलाई 2005 में ये इतना कचरा निकला था। इससे विपत्ति का एक महत्वपूर्ण कारण उद्योग ठोस कचरा व्यवस्थापन था। इकट्ठा किया हुआ ठोस कचरा विविध विपत्तियों का प्रमुख कारण हो सकता है, ठीक है। तो ये बताया बाढ़ का कारण, क्योंकि सब जो नाले रहते हैं वो सब कचरे से ढक जाते हैं और उसके कारण जो तुम्हारा पानी रहता है वो बराबर से प्रवाहित नहीं हो पाता, ठीक है। नदी नाले जो रहते हैं वो भर जाते हैं, चौक अप जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो उसके कारण पानी अंदर से बराबर बह नहीं पाता और बारिश जब आता है थोड़ा भी तो पूरे तरीके से वो बाढ़ का रूप ले लेती है, ठीक है। तो बाढ़ हो जाता है, तुम ज़्यादा के महानगर पालिका में होता है, क्योंकि वहाँ पे कचरा जो रहता है वो ऐसे ही फैला छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे निरीक्षण कीजिए और सूची बनाने में क्या लिखा है, आप जहाँ रहते हैं उसे इमारत या परिसर का सर्वेक्षण कीजिए, नष्ट होने वाले तथा नष्ट न होने वाले कचरा का वर्गीकरण कीजिए। साधारणतः एक सप्ताह तक कितने अनुपात में ठोस कचरा जमा होता है, इसके लिए उत्तरदायी घटक की सूची तैयार कीजिए। क्या होता है इसके अंदर, जो सर्वेक्षण इमारत में परिसर में जो नष्ट होने वाला कचरा है और जो नष्ट ना होने वाला, ठीक है, जो जिसका डिस्पोज हो सकता है और जिसका नहीं हो सकता है वो देखने का है और सूची बनाने का है। फिर क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है वो दिया गया है, ठीक है। फिर आगे क्या दिया है, दैनिक जीवन में हम अनेक पदार्थ वस्तु का उपयोग करते हैं। हमारे उपयोग में आने वाली वस्तु व पदार्थों का स्वरूप भिन्न भिन्न होता है। इनमें कुछ फेंकने लायक होता है तो कुछ पुनः उपयोग करने के लिए यूज़ आ सकता है, ठीक है। होता है कभी कभी जीवन में जो वस्तु रहते हैं वो यूज़फुल रहते हैं, ठीक है। कभी अच्छा भी हो सकता है, कभी बुरा भी हो सकता है, कभी कभी उसका रिटर्न यूज़ भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे वर्गीकरण और स्रोत दिया है, ठीक है। वर्गीकरण स्रोत, बायोडिग्रेडेबल विघटनशील कचरा, विघटनशील कचरा, ठोस कचरा स्थापन की आवश्यकता है, अवेयरनेस, ठीक है। इतना आगे तक है, ये हम लोग आज कर लेते हैं, फिर बाद में करेंगे। चलिए इसमें से थोड़ा पॉइंट है वो आज कर लेते हैं। क्या दिया है इसके अंदर, वर्गीकरण स्रोत, घर का कचरा, रसोई घर का बचा हुआ भोजन, खराब कागज, प्लास्टिक की थैली, सब्जी का डंठल, फलों के छिलके, पत्तरे की वस्तु, कांच की वस्तु इत्यादि। ये कचरा जो रहता है ये घर के कचरा का स्रोत बताया। रसोई घर से मतलब ये सबसे चीज़ से तुम्हारा कचरा जो रहेगा वो बाहर निकल सकता है। औद्योगिक कचरा मतलब क्या, जो तुम्हारा फैक्ट्री से रहता है वहाँ से कचरा कौन सा निकल सकते हैं, रसायन, रंग, तलछट, सुख, व्यर्थ वस्तु, धातु इत्यादि, ये सब से तुम्हारा औद्योगिक कचरा निकल सकता है। फिर धोखादायक कचरा मतलब क्या, जो कचरा बाहर से रहता है, जैसे कि तुम्हारा विविध उद्यानों निर्माण से होने वाले रसायन, रेडियो सक्रिय पदार्थ जो खराब हो सकते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग को मतलब खराब हो जाएगा, हमारे बहुत खराबी दे सकते हो, धोखादायक कचरा है। फिर खेतों बगीचों का कचरा, खेत बगीचे से जो कचरा निकलता है वो पता है। इसके अंदर पेड़ों की पत्ती, फूलों, टहनी, खेत के फसल के अवशेष जैसे खर पतवार, जानवरों का मूल सूत्र, कीटनाशक, विविध रसायन व खाद के अवशेष इत्यादि, ठीक है। इतने सारे जरूरत से कचरा ये तुम्हारा खेत और बगीचे से निकलता है। फिर तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कचरा, जैव विद्युत कचरा, शहर नगर का कचरा और आणविक कचरा, खनिज कचरा, ये सब। और उसके आगे जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय।